अजमल को असम की पहचान बताते हैं वो अजमल जो असम के गमौसा को उठाकर फेंक देता है। स्वर्गीय तरुण गोगोई सोचते होंगे कि जो कहते थे कौन है अजमल, आज उसी को राहुल गांधी अपना नेता मानना शुरू कर दिया है। अगर कांग्रेस में अपना दम होता तो कभी जिंदगी में अजमल के साथ हाथ नहीं मिलाते। अजमल ने कहा कि ऊपरी असम भाजपा वालों को है, लेकिन निचली असम हमारा है, हम मुसलमानों का है। हमने नहीं पूछा किसी की जाति और धर्म को, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। आपने एक बहुत गलत टाइम पे का लेकर के आए। आज का के वजह से जो लगता है कि बंगाल भी नहीं मिलने वाला, असम भी हाथ से निकल सकता है। मैं अगला इंटरव्यू आपके चैनल को तभी दूंगा जब असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नतीजों के बाद मई महीने में बन जाए। तो इस वक्त होटल ताज विभानता में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, काफ़ी चमकदार चेहरा श्री अनुराग ठाकुर, जो कि वित्त राज्य मंत्री भी हैं और हाल में ही इनका इंडियन आर्मी में कैप्टन के रूप में भी नियुक्ति हुई है। तो सर, सबसे पहले कैप्टन के रूप में नियुक्ति के लिए बधाई। और असम की धरती पर आप आए, आई थिंक असम इलेक्शन में पहली बार आपका विजिट हुआ है। मैंने आपका देखा रिसेंट, जो अभी सबसे जो चर्चा चल रही है कि हेमंत बिस्व शर्मा का जो बैन हुआ था 48 घंटे के लिए, वो अभी घट करके इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे के लिए कर दिया। जब यह बैन हुआ था तब आपका एक बयान आया था कि यू विल अपील टू इलेक्शन कमीशन। अब इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है वह भाजपा के दबाव में इस बैन को 48 से 24 घंटे कर दिया। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमें अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास भी होना चाहिए, गर्व भी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिस ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ भारत में और भारत के राज्यों में चुनाव करवाता है, इसकी पूरी दुनिया में भरी भूरी प्रशंसा होती है। और अगर किसी के ऊपर बैन लगता है, स्वाभाविक है उसको इलेक्शन कमीशन में ही जाना पड़ेगा और उस समय इलेक्शन कमीशन अपना निर्णय देता है। जब बैन लगा तब भी निर्णय किया, जब बैन को कम किया गया तब भी इलेक्शन कमीशन ने किया। इसलिए मुझे लगता है इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, इसको लोकतंत्र का एक मजबूत जो संस्था है उसकी क्षमता को देख के उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। सर, कांग्रेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन है जो आज भारतीय लोकतंत्र है उस पर जो हमला हो रहा है उसमें एक हिस्सेदार है, और उसने कहा कि यह सत्ता पक्ष के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी ने एक सरकास्टिक ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन। कहीं न कहीं पूरी जो कांग्रेस की जो ट्रोल आर्मी है वो इलेक्शन कमीशन को इवन संबंध सेट की, जो आपके जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो आपके हेमंत बिस्व शर्मा के पोल एजेंट के रूप में सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी रह गए। तो इस तरह से जो कांग्रेस का जो अटैक है इलेक्शन कमीशन को लेकर के, देखिए, मैं दो बातें कहूँगा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये अब करप्शन कमीशन और कम्युनिस्ट इसके लिए जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट हो या सत्ता में आके करप्ट प्रैक्टिसेस हो, उसके लिए कांग्रेस का चेहरा जाना गया। नेहरू जी के समय जीप घोटाला, इंदिरा जी के समय इमरजेंसी से लेकर बाकी इश्यूज, राजीव गांधी जी के समय बोफोर से लेकर बाकी घोटाले, जब नरसिम्हा जी की सरकार आई तो तरह तरह के यूरिया घोटाले से लेकर बाकी, और जब सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की सरकार आई तब तो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर करप्शन हुई। और आज भी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर हैं, किस लिए? करप्शन के इशू पर हैं। ये देश जानता है कि इनके करप्शन में देश की शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहाँ पर इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन ना लगे हों। आज नेशनल हेराल्ड हो, बाकी हो, वो करप्शन के केसेस हैं। यहाँ तक कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो बनाई गई उसमें चाइनीज़ कंपनियों से, वहाँ की संस्थाओं से वो पैसा लिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी से पैसा लिया गया, उस पैसे का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक रूप से उसका इस्तेमाल किया गया। अब जो पार्टी स्वयं करप्शन और कमीशन के रूप में जानी जाती है, वो दूसरों के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे ही। और हेमंत बिस्वा जी की लोकप्रियता को देखकर वो निश्चित तौर पर दुखी भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कभी उनकी पार्टी में होते थे, लेकिन उनके ही कारनामों करके और अपने राज्य के विकास के लिए हेमंत बिस्वा जी ने बहुत पहले कांग्रेस को छोड़ दिया
और उनके आने से भाजपा को भी मजबूती मिले। सर कांग्रेस का आरोप को बल इसलिए मिलता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही क्रूशियल टाइम पे आपके प्रचार के सिर्फ 24 घंटे बचे हुए थे, उस वक्त पे इतना क्विक एक्शन डिसीजन लिया। तो यह नेचुरल या नॉर्मल नहीं दिखता है कि इलेक्शन कमीशन इतनी क्विकली इतना त्वरित डिसीजन लेता हो, इसलिए सर कांग्रेस का आरोप को बल मिलता है। तो आपको क्या लगता है चुनाव होने के बाद इस पर निर्णय करते? आप आज तक के पिछले 70 वर्ष के कितने ही उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ जब इस तरह के बैन लगे, बैन की समय सीमा को भी कम किया गया, यहाँ तक कि बैन को हटाया भी गया। और इलेक्शन कमीशन जब उसकी पूरी गहराई में विषय की जाती है, तथ्य जुटाती है, तो उसका निर्णय भी करती है। और कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है, चुनाव हारने से पहले या ईवीएम या इलेक्शन कमीशन इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू करती है। सर ईवीएम पे एक सवाल फिर से, जब आपने ईवीएम की चर्चा की ही है तो आपने देखा बराक वैली में ईवीएम है, वो आपके कांग्रेस बीजेपी के विधायक हैं, उनकी पत्नी के गाड़ी में ईवीएम मिलता है। एक ऐसा लोकतंत्र है कि आपका ईवीएम है वो बीजेपी एमएलए की गाड़ी मुझे लगता है प्रश्न पूछने वाले को भी पूरी जानकारी जनता तक देनी चाहिए कि क्या परिस्थिति हुई, किस परिस्थिति में किसको कहाँ जाना पड़ा। इस सब की जानकारी इलेक्शन कमीशन ने जुटाई और उसके बाद अपना निर्णय भी दिया। इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि जब कांग्रेस को हार सामने दिखती है तो ईवीएम और ईसी पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस अजमल को असम की पहचान बताते हैं, वो अजमल जो असम के गमौसा को उठाकर फेंक देता है। लेकिन मैं हूँ, हिमाचल से आता हूँ, चौथी बार का सांसद हूँ, भारत का वित्त राज्य मंत्री हूँ। एक गमौसा जो मुझे हर जनसभा में मिला, अपने दिल के साथ लगाकर पूरे मान सम्मान के साथ लेकर जा रहा हूँ। जब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिमाचल दिल्ली में कहीं पर भी भेंट स्वरूप इसको देता हूँ तो वो भी कहते हैं हाँ असम की पहचान है। लेकिन जो असम की पहचान को दरकिनार करता है, तितर बितर करता है, अपमानित करता है, उसी को राहुल गांधी अजमल को असम की पहचान बताएंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? स्वर्गीय तरुण गोगोई सोचते होंगे कि जो कहते थे कौन है अजमल, आज उसी को राहुल गांधी अपना नेता मानना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस की दुर्गति है, ये कांग्रेस की हालत यहाँ पर है। अगर कांग्रेस में अपना दम होता तो कभी जिंदगी में अजमल के साथ हाथ नहीं मिलाते। सर अजमल के बेटे ने अपने भाषण में कहा कि इस बार दिसपुर में दाढ़ी लुंगी की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिंदूर और साड़ी को में महिलाओं को सम्मान मिलता है, बुर्के वाली महिला को, बुर्के वाली बहनों को, महिलाओं को वो भी वही सम्मान मिलेगा। आपकी प्रतिक्रिया? मैं इतना ही कहूँगा, मैं जब भी असम आया, मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहा। असम के बहुत सारे युवा मोर्चा के अध्यक्षों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं जब भी आया, पॉलिटिकल कार्यक्रम हो या गैर पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, तब भी मुझे गमौसा हो, जापी हो, सराय हो, ये तीन चीज़ें पहचान के रूप में भेंट स्वरूप ही मिलती थी। क्या गमौसा, जापी, सराय को छोड़कर अब टोपी, दाढ़ी, लुंगी, इसकी बात करेंगे? कांग्रेस को तय करना है। क्या वो अजमल को अपना नेता चाहेंगे? क्या वो घुसपैठियों की पीठ पर बैठकर सत्ता में आना चाहेंगे? कांग्रेस घुसपैठियों की पीठ पर बैठकर सत्ता में आना चाहती है। हम घुसपैठ रोकने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। हमने तारबंदी भी करवाई, बॉर्डर को सील भी किया, जो थोड़ा एरिया रह गया उसको भी सील करेंगे। हमने आतंकवाद की घटनाओं को 5 सालों में कम किया है, ना के बराबर हुई है। और हम विश्वास दिलाते हैं बाढ़ मुक्त असम करेंगे, आतंकवाद मुक्त असम, घुसपैठ मुक्त असम, भ्रष्टाचार मुक्त असम, ये भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। तो सर आपको दाढ़ी लुंगी की सरकार दिसपुर में, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इससे आपका आपत्ति है? देखिए, कांग्रेस का काम तुष्टीकरण की राजनीति का है और वर्षों तक ये धर्म और जाति के नाम पर वोट पाते रहे, गरीबी के नाम पर वोट पाए, लेकिन लोगों को और अति गरीब किया। आज आप हालत देख लीजिए, जो लोग घुसपैठ कराने के लिए जाने जाते हैं, घुसपैठ करने वाले को संरक्षण देने के लिए जाने जाते हैं, उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। ये असम के लोग जवाब देंगे कांग्रेस को,
कि घुसपैठ कराने वालों को, असम के लोगों की इज्जत लूटने वालों को, यहां की जमीनों पर कब्जा करने वालों को, उसके साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया है। असम की जनता जवाब देगी। पहले 2 चरणों में जो वोटिंग हुई, हमें सिंपल मेजॉरिटी तो अब तक मिल चुकी है। तीसरे चरण की वोटिंग होने के बाद थंपिंग मेजॉरिटी, यानी कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल एनडीए की सरकार बनाएंगे। अजमल ने कहा कि ऊपरी असम भाजपा वालों को है, लेकिन निचली असम हमारा है, हम मुसलमानों का है, एओडीएफ का है। एक तरह से निचली असम पे वो अपना दावा कर रहे हैं, जहां पे अभी इस तीसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं। यही तो दुर्भाग्य है। ये लोग जाति और धर्म के नाम पर बांट कर वोट लेते हैं। आप कल्पना कीजिए, वो ये कहें कि मुसलमान समुदाय के नाम पर निचला असम इनका है। दूसरी ओर मोदी जी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आप देखिए, हमने 40 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खुलवाए, ये नहीं देखा कौन हिंदू है मुसलमान है। 20 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपये नकद खाते में डाल कर दिया। 3 करोड़ वृद्ध विधवा दिव्यांग को 3,000 करोड़ दिया। 9 करोड़ किसानों को 1,15,000 करोड़ दिया। आपदा के समय पैसे दिए। हमने नहीं पूछा किसी की जाति और धर्म को, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। इसके साथ साथ 8 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए। ये नहीं पूछा दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, सिख हो, जैन हो। जो गरीब था उसको दिया, जिसको जरूरत है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त में देते हैं। कोई नहीं पूछता हिंदू हो कि मुसलमान हो। ये बांटने वाली तो कांग्रेस और एआईयूडीएफ है, जिससे यहां की जनता कड़ा जवाब देगी। लेकिन सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अजमल को या जो माइनॉरिटी जो कंसोलिडेशन जो है वोट बैंक का, इसको आप लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया? आपने एक बहुत गलत टाइम पे का लेकर के आए। आज का के वजह से जो लगता है कि बंगाल भी नहीं मिलने वाला, असम भी हाथ से निकल सकता है। न मिली बंगाल और न मिला असम। आप आज का दिन, आज की तारीख और आज का समय ये अपने चैनल पर नोट कर लीजिए। मैं अगला इंटरव्यू आपके चैनल को तब ही दूंगा जब असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नतीजों के बाद मई महीने में बन जाएगी। दोनों राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर चुके होंगे। मैं आपके न्योते पर फिर एक बार असम आऊँगा और आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहूँगा कि याद करिए वो समय जब मैंने कहा था पश्चिम बंगाल और असम में पूर्ण बहुमत नहीं, भारी बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। और आज ये भी लिख लीजिए, नंदीग्राम में कम से कम 15% के मार्जिन से हम ममता बनर्जी को, सिटिंग मुख्यमंत्री को हराएंगे। सर, आप वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, तो यह जो कांग्रेस का जो आरोप रहा है कि जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, ये सब कुछ बेच रही है, सब कुछ बेच दिया, जो सरकारी कंपनियों का जो निजीकरण हो रहा है, यह जो आरोप है, इस आरोप, चूंकि आसाम में आपको मालूम है कहीं ना कहीं जो सरकार पीएसयूज हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ का बैकबोन है, यहाँ की इकोनॉमी का। तो आपका इस एलिगेशन को, आप चार्ज को कैसे काउंटर करते हैं? बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, चाहे बीपीसीएल की मालीगढ़ रिफाइनरी की बात हो, यहाँ पर हमने विशेष तौर पर असम का ध्यान रखा। ना केवल उसको रखा बल्कि उसकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये असम के लिए हमने किया है। असम देश के पहले 5 राज्यों में आकर खड़ा हो, इसलिए मोदी सरकार ने लगातार मदद की और यहाँ पर सोनोवाल जी और हेमंता बिस्वा जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस ने यहाँ से मनमोहन सिंह जी को सांसद बनाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन केवल 10 सालों में 10 बार मनमोहन सिंह जी आए। मोदी जी 5 सालों में 35 बार असम में आए। और दूसरी बात मैं कहूँ, जहाँ तक आप निजीकरण की बात करते हैं, हमने अपनी संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। एचएएल को कांग्रेस के टाइम पर ऑर्डर नहीं मिलता था, हमने कितने फाइटर जेट का, हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है। आज उनकी ऑर्डर बुक भरी पड़ी है। दूसरी ओर हमने तय किया कि सरकार को किस क्षेत्र में काम करना है। क्या सरकार धंधे में हो, कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आवश्यकता है, कहाँ उससे बाहर आने की ज़रूरत है। वो निर्णय लेने के बाद ही हम आगे बढ़े हैं और इससे हिंदुस्तान को ही लाभ मिलेगा, इससे ज़्यादा रोजगार बढ़ेंगे और कैपेसिटी बढ़ेगी। और कांग्रेस के समय भी जब डाइवेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट दोनों हुई, उस समय कांग्रेस ने भी किया। 2004 से 9 तक किया तो 10-11 हज़ार करोड़ मुश्किल से रेज कर पाए।
9 से 14 तक किया तो मुश्किल से 1 लाख करोड़ कर पाए। हमने 14 से 19 तक किया तो लगभग 3 लाख करोड़ के लगभग हमने रेस किया। तो इससे पता चलता है हम लोग ज़्यादा पारदर्शी थे, क्षमता हमारी ज़्यादा थी और कांग्रेस की नहीं थी। और जब इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो रोजगार भी ज़्यादा उत्पन्न होगा, भारत की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने असम को काफ़ी तरजीह दी है, काफ़ी तवज्जो दी है, नॉट ओनली असम, इंटायर नॉर्थ ईस्ट को। लेकिन सर फिर भी एक सवाल है कि इतनी तरजीह और तवज्जो देने के बाद में भी यहाँ पे एडवांटेज असम एक आपका इन्वेस्टमेंट समिट भी होता, काफ़ी बड़े बड़े वादे भी हुए थे, लेकिन एडवांटेज असम का एक भी वादा आज तक पूरा दिखाई नहीं देता। एक भी आज की तारीख में पब्लिक सेक्टर अगर मैं बात करूं, एक कोई अचीवमेंट दिखाई नहीं देता, ना तो कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट असम में दिखाई देता है। ऐसा क्यों? जितना मैं इंडस्ट्री वालों से बात करता हूं, वो असम को एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब के रूप में आने वाले समय में देख रहे हैं। पिछला 1 साल कोविड के कारण बहुत सारे प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग के नहीं लग पाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लागू नहीं हो पाए, लेकिन आप मेरी बात लिख कर रख लीजिए, ये अगले 5 साल असम के दिशा और दशा को बदलने के काम आएंगे, असम को सिरमौर राज्य बनाने के काम आएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब कमल खिलेगा, एनडीए की सरकार बनेगी, तो हम देश के साथ साथ असम को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ श्री अनुराग ठाकुर। आपने इनकी जबान से सुनी बेबाक बात और आपको उम्मीद है कि आपको श्री अनुराग ठाकुर की बातें पसंद आई होगी। इस वक्त के लिए मैं उत्पल कांत, टाइम 8 के लिए होटल ताज भिवंता से बहुत बहुत धन्यवाद।